नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन फॉलोअप मीटिंग में। नमस्ते श्याम भैया, स्वागत है भैया। नमस्ते नमस्ते। जी, तो किन्हीं का मैसेज या क्वेश्चन नहीं है। अभी किसी का हो मन तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी रेणु मौसी जी, आपको माइक दिया है। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मैं वो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख पढ़ रही थी मैं। तो ताप दुख जैसे पहले भी कई बार पढ़ा, लेकिन इस बार ज्यादा क्लैरिटी से समझ आया क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया था उसका। तो आपने एग्जाम्पल बताया था कि आईआईटी के लिए जो तैयारी करते हैं या जो हम पैसा कमाने के लिए जो तैयारी करते हैं, तो उसमें कितनी मेहनत है और सुविधाएं पा करके कितना उसमें सुख मिलता है। तो इस तरीके से तो कभी देखा ही नहीं था कि ये ताप दुख है, कि जो पैसा कमाने के लिए जो इतनी इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं वो बेसिकली ताप दुख के अंदर, मतलब कभी ऐसे रिलेट नहीं हुआ था। एक बात तो ये थी। और दूसरा ये कि पर्टिकुलरली जैसे हम जो भी काम करते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि कोई उपलब्धि का भी एक सुख होता है। जैसे कि पर्टिकुलरली मेरा काम अगर मैं बोलूं, तो जैसे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती थी, एंड वो एक बहुत एक्साइटमेंट रहा इतने सालों जो मैंने काम किया था। तो वो वो किस उसमें आता है, वो एक्साइटमेंट किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत कंपेलिंग फोर्स था इतने समय तक काम करने के लिए। तो हालांकि अब उतना नहीं है, क्योंकि एक फटीक सी और एक मतलब अब मन उचट गया है उससे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर दर्शन नहीं आता तो वही करती होती है, और वो मेरे लिए मतलब वो एक एक्चुअली है ना, मेरे कांस्टेंट सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट था। तो उसका एक बेनिफिट तो मुझे ये हुआ कि और कहीं से भी मुझे अगर भाव नहीं मिल रहा था या कुछ नहीं हो रहा था तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता था। मैं इससे इतनी ज्यादा इसी में ही डूबी हुई होती थी। तो मुझे तो इसमें वैसे तो कोई दुख नजर आता नहीं है। एक बात तो ये हुई। और दूसरा ये कि अगर उसके एक्साइटमेंट को कंपेयर करूं, जो कि दर्शन का जैसे मैं पढ़ करके समझ करके भी मेरे को बहुत उत्साह होता है, तो मुझे तो प्रैक्टिकली उन दोनों के उत्साह में कोई फर्क नहीं दिखता। अब अगर कोई बाहर का जना अगर ये देखता है, तो उसका कमेंट तो मेरे ऊपर ये रहता है कि ना, कि पहले एक चीज के लिए पूरी जी जान से लग गई, अब वो छोड़ दिया, अब दूसरी चीज के ऊपर पीछे जी जान से लग गई, मतलब लाइक उनको नहीं समझ आता है कि ना, कि ये क्या है लगती, मतलब थोड़ा सा है मेरा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर के करती हूँ। तो मैं अब ये कैसे ज्ञान से जो एक्साइटमेंट है या समझ आ रही है, तो मुझे तो वो वैसा ही एक्सपीरियंस लगता है। तो इसको मैं कैसे मान लूं कि ना, कि ये डिफरेंट है फ्रॉम दैट एक्साइटमेंट जो कि ताप वाला है? क्योंकि ये अभी शॉर्टर ड्यूरेशन ही है। इससे उबेंगे या समझ की तृप्ति होएगी, या अभी इस शॉर्ट ड्यूरेशन में तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो ये दोनों के बीच का मेरे को फर्क देखना है, और ताप दुख अगर आप और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो। जी भैया। जी, अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर इसको समझने का कुछ ठीक लग रहा है और समझने के साथ जीने को भी जोड़ करके रखने का काम अगर हम कर पा रहे हैं, तो उसमें ये दिखेगा कि समय के साथ ये तृप्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी अगले 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, ना कि कम होती हुई। तो उसको करने का एक्साइटमेंट आपका चाहे जो भी हो, अभी अगर समझने और उसको जीने से जोड़ करके रखने की प्रक्रिया को बना के रख पाएंगे, तो हर महीने, हर सप्ताह, हर 6 महीने, 3 महीने और साल भर में ये तृप्ति समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी अपने। ये बात पकड़ में आई दीदी? जी भैया। जी। हाँ, वो महसूस तो खैर हो रहा है उसमें। जी, तो वो चीज अभी देखा जा सकता है, हम्म। अभी भी देखा जा सकता है। और वही आधार बनता है हमारे इस काम में लगे रहने का, और मेरी दिशा ठीक है इसकी पहचान का। समय हम्म। के साथ देखेंगे तो परस्परता में दूसरे लोगों को भी आपके इस ठीक जीने की तृप्ति दिखाई देगी। तो अगर हम्म। वहां आप डायग्नोस्टिक का काम ठीक कर रहे होंगे, तो उस एरिया में जो लोग आपसे ट्रीटमेंट लेंगे उनको वो तृप्ति दिखेगी। हम्म।
अगर यहाँ पर देखेंगे कि आप अपने व्यवहार को ठीक करने वाले भाग को कर रहे हैं, तो फिर जो भी व्यक्ति आपकी परस्परता में जीने का काम कर रहा है, संबंध में या संपर्क में, उन सब को आपका जीना पहले से बेहतर लगेगा और उनको आराम मिलना शुरू होगा आपके इस जीने से। जी बिल्कुल। तो उस दृष्टि से देखिएगा तो वो इसका इम्पैक्ट लंबा दिखेगा। रही हम्म बात उत्साहित होने की, तो वो तो देखिए अलग अलग समय में अलग अलग चीजें उत्साहित करती ही हैं। और वो उत्साह का जो एक तृप्ति होता है वो तो एक जैसा ही होगा, किसी भी चीज से आदमी उत्साहित हो रहा हो, उत्साह की हम्म तृप्ति तो एक जैसी होगी, लेकिन उसका बाकी फल परिणाम और डिटेलिंग को आगे देखने जाएंगे तो उसमें वेरिएशंस दिखेगा। हम्म। और हाँ, ये यूजुअली फर्क है। जो, हाँ जी दीदी, हाँ भैया। बस एक कमेंट में पिछले वाले उस पे कर देता हूँ कि यूजुअली जो लंबे समय में हमारा डायग्नोस्टिक या अपने काम के प्रति उत्साह होता है, वो देखना चाहिए तीन में से कोई एक कारण से होता है। आपका कौन सा है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। हम्म एक होता है कहीं ना कहीं उस एरिया में अपने को इस्टेब्लिश करने का, अपने रिकॉग्निशन का या अपने पहचान का या अपने सम्मान का या अपने यश का, जो भी सामान्य भाषा में आप उसको कहिए, एक कहीं ना कहीं वो होता है। हम्म दूसरा कहीं ना कहीं अपना लाइफ मीनिंगफुल लगता है, पर्पसफुल लगता है, हम किसी मीनिंगफुल पर्पसफुल यूजफुल काम में लगे हैं, इस रूप में अपनी अर्थपूर्णता भी हमको तृप्ति देती है। और परस्परता में जो हमको सम्मान की या पहचान की या यश की जरूरत लगती है, वो एक दूसरा कारण होता है। हम्म वो एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वो ये है कि व्यवस्था में भागीदारी की जगह से उसकी हमको सार्थकता दिखती है समाज के लिए। तो अगर किसी को समाज में स्वास्थ्य के कार्यक्रम की उपयोगिता दिख रही हो और उस दृष्टि से डायग्नोस्टिक का महत्व दिख रहा हो, और ऐसा लग रहा हो कि जहां हम काम कर रहे हैं उससे उस एरिया में कुछ बेहतर होने का काम हो रहा है, तो वो व्यवस्था में भागीदारी भी एक जगह है जो किसी को मोटिवेट करती है उसमें करने के लिए। आपका उसमें से कौन सा वाला है कि मिला जुला था, मैं उस पर बहुत नहीं कह सकता हूँ, और बहुत हमको जरूरत भी नहीं लगती कि अब उस पास्ट को जाके क्या एनालिसिस करें। जी भैया। भैया ये तीनों ही पार्ट थे, पर उसमें जो मतलब वो वो जो एक्साइटमेंट था, वो मतलब वो आवेश था क्या? मतलब मैं थोड़ा सा इससे वो हो रही हूँ कि क्योंकि आवेश के साथ में सॉर्ट ऑफ एंजाइटी भी रहती है। मतलब वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे होगी, है ना? एंजाइटी ये कि टॉप पे हैं तो एक वो कॉन्शियस एक एफर्ट रहता है कि कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए, है ना? मतलब ये वाला कॉन्स्टेंटली आप इतने सालों तक एक पोजीशन पे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं अंडरलाइन रहा होगा, लेकिन मुझे दिखा कभी नहीं। मुझे वो काम करने का जो एक्साइटमेंट था, ड्राइविंग फोर्स रोज जिसके लिए कि काम करना है, एंड उसमें फिर ठीक है वो एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता था कि लोग बागों को उससे बहुत बेनिफिट होता था। तो वो इस वजह से वो बहुत लंबे समय तक चलता भी चला गया। तो उसमें उसमें मतलब उसको ताप दुख से जोड़ा जाए या मतलब वो ठीक है जो भी था, आवेश आवेश की स्थिति तो थी। मैं इतना ही कहूंगा दीदी कि मध्यस्थ में आने के पहले सम या विषम का एक आवेश रहता ही है हम सबके साथ, हम्म रहता ही है। तो सम या विषम को अगर आवेश के रूप में ही पहचानेंगे, मध्यस्थ को ही अगर मूल स्थिति कहेंगे, तो एक तरह का आवेश रहता ही है और रहेगा ही। हम्म हमको करना उसमें इतना ही होता है कि विषम वाला आवेश ना हो उसके लिए सजग रहना होता है, और सम वाला आवेश है तो वो संतुलित रह सके उसके लिए थोड़ा सजग रहना होता है, ध्यान दे के रहना होता है। अन्यथा तो रहेगा ही सम और विषम का, अगर उसको आवेश ही कहना है तो सम और विषम का आवेश तो रहेगा ही आदमी में मध्यस्थ तक पहुंचने के पहले। हम्म।
तो उसमें ध्यान इतना ही रखना होता है कि विषम वाले आवेश से हम बचे रह सकें और सम वाले आवेश में संतुलन की एक स्थिति को हम धीरे धीरे पहचानने का काम कर सकें और उसमें संतुलन बना रहे या बनाए रखने का हम कोशिश करते रहें, उसकी जरूरत दिखाई देती है हमको। भैया समावेश तो समझ आ गया था, पहले भी आ गया था, तो उसमें संतुलन का क्या मतलब है? उसमें संतुलन का मतलब यही होता है कि जो हम एक्सेस, जैसे कि दूसरे को समझने में सहयोग करना है, हम हम्म। कई बार उसको एक्सेस करने के चक्कर में दूसरी चीजों को छोड़ने लगते हैं या समझा ही देंगे किसी को इस रूप में बाउंड्री क्रॉस करने लगते हैं। तो वो संतुलन पहचानना होता है कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो रुक जाएं, दूसरे और काम इग्नोर हो रहे हैं जो जरूरी हैं और ध्यान छूटा जा रहा है, तो ध्यान दे करके थोड़ा उसको भी संतुलित करने का काम कर लें। हम्म। जी दीदी। हाँ, ये एक पार्ट डेफिनेटली है कि उस एक काम के अलावा बाकी प्रिडोमिनेंटली सारे काम ही इग्नोर ही हुए हैं। जी भैया। तो जी ठीक है, थोड़ा सा मैंने वो ताप दुख देख रही थी तो मेरे को लगा कि ये उससे रिलेट कर रहा है क्या। वही, ठीक है। ताप दुख को अल्टीमेटली देखने जाएंगे तो जो एंग्जाइटी आपको दिख रहा है ना, हम्म। वो एक तरह के ताप दुख के रूप में दिखता है। और किसी भी चीज को करते हुए जो एक सहजता हमारी नहीं बनी रहती है कई बार, वो हमको दुख के रूप में दिखता है। तो सामान्यतः विषम वाली चीजों में हम अभी इस दुख देखने की बात कर रहे हैं। जितना अच्छा। सम वाला जगह है उसमें मैं हम्म अभी दुख दर्शन या दोष दर्शन को करने की बात तब करूंगा जब सम में एक रीजनेबल लेवल की गति हो जाए। हम्म तो हम्म क्रम ये होता है कि पहले विषम से सम में शिफ्ट करें, फिर सम हम्म से जब मध्यस्थ में जाने की बात होती है ना, तब रुक करके वहां देखना शुरू करते हैं कि सम वाले में भी क्या स्थिति हमारी है। तो मैं अभी उसका बारीक डिटेल नहीं करता हूं, क्योंकि मूल मुद्दा जो पहला है वो तो सारे विषम वाले से छूट करके सम वाले में स्थिर होने का है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सम को अगर अभी छोड़ने हम्म का कोशिश करेंगे ना, तो जाने हम्म अनजाने विषम में आके गिर जाएंगे। हाँ, वो विषम में चला जाता है। तो जी वो तो है, क्योंकि इतना समय समावेश प्रिडोमिनेंट रहा है मेरी लाइफ में। तो मुझे लगा कि अगर इस पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तो फिर अब क्या अब क्या रहेगा आगे, दैट वेज। वही, उसमें एक चीज इतना ही होता है कि पहले जिन बातों को लेकर के वो सम में हम लगे थे, हम्म उसका कंटेंट अगर बदल सके, हम्म वो प्रधानता से अगर समझने जीने की वस्तु के संदर्भ में वही एक्साइटमेंट हमारा बन जाता है, वही उत्साह, अगर अच्छा शब्द दें उसका, तो वही उत्साह अगर हमारा बन जाता है, तो हम्म इसकी तृप्ति दिनों दिन अपने में बढ़ती हुई दिखाई देगी और संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन वाला भाग यहाँ दिखेगा, जो उससे हम्म आपका एक्सपर्टीज दिनों दिनों उसके सूचना को ग्रहण करने में और वहाँ आपका हाथ का जो कौशल है वो दिनों दिन बढ़ता गया होगा। यहाँ पर आपको संस्कारों में दिनों दिन गुणात्मक परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा और व्यवहार में दिनों दिन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, जिसकी तृप्ति दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी भैया। जी जी हाँ, ये फर्क तो है क्योंकि इससे इससे रिलैक्सिंग ज्यादा है। उधर स्ट्रेस तो मुझे कभी लगा नहीं, पता नहीं चला, क्योंकि वो एक्साइटमेंट हमेशा इतना ओवर पावरिंग रहता था। पर वो बहुत ज्यादा टाइम ऑक्यूपाइंग था। हमेशा देयर वाज, हमेशा कुछ ना कुछ आगे करने के लिए तैयार ही मिल रहता था। तो उसके कंपैरिजन में अगर ये देखूं तो थोड़ी सी स्थिरता वाली सी और जो सहजता वाली स्थिति है ना, वो बढ़ रही है जब दर्शन में गहराई में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मार्जिनल डिफरेंस दोनों में मुझे दिखता है। जी दीदी। तो जी ठीक है, बस मुझे एक्चुअली पूछना तो यही था कि ये अगर समावेश था तो अब क्या करना है उसका, तो वो ठीक है भैया, आपने बता ही दिया। जी जी। थैंक यू भैया। नमस्ते नमस्ते। शशि दीदी, आपको माइक दिया गया है, आप आपका क्वेश्चन रख सकते हैं।
हेलो। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। हाँ जी, बताइए। जी भैया। भैया मैं तो उलझ गई हूँ। अम, दुख भी दिखाई दे रहा है, नीड्स और फीलिंग्स भी समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी उसमें उलझी हुई हूँ फिर भी। जैसे अ, मेरी इसको जो फोटोग्राफी मैं करती हूँ, तो उसमें जो उत्साह, सम आवेश वाली जो स्थिति है कि वो मुझे एक पॉजिटिविटी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो अदरवाइज़ मैं लैक करती हूँ, मतलब किया करती थी दर्शन से पहले। और एक वो जो होता है ना कि फिज़िकल एक्टिविटी, वो वाली नीड पूरी होती है मेरी कि मतलब एक्टिव रह के फिज़िकली कुछ चीज़ की जाए। और जो एक सुंदरता का, जॉय का जो मेरा नीड था, वो मेरा फुलफ़िल होता है, क्रिएटिविटी का नीड फुलफ़िल होता है। मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब कोई चीज़ का रिज़ल्ट आता है, जैसे मैं वो तस्वीर लेके आई, उसको मैंने तैयार किया और वो तैयार करने के बाद में जो वो खुशी हुई कि ये कितना सुंदर है, जो हमारी नीड फुलफ़िल होने पर होता है। तो उस खुशी को बाँटने का भी मन करता है ना? एक्सप्रेस करने का मन करता है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि ये जो एक्सप्रेस करना है, बाँटना है, वहाँ पे 2 ज़रूरत है। एक तो ये अपनी खुशी शेयर करने का, है ना? और दूसरा ये है कि अपनी पहचान बनाने का। अभी जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, वो उससे अपनी पहचान बनाने का तकलीफ़ दे रहा है। क्योंकि उसके लिए मैंने जो मेहनत की थी, एक लेवल अचीव किया था और एक पहचान भी पाई है। अब मेरे को वो वाली चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन एप्रिसिएशन की नीड फिर भी बनी हुई है और ये एक प्रेशर की तरह काम कर रहा है। आज अगर मुझे इस प्रेशर से मुक्त कर दिया जाए और फिर ये देखा जाए कि तब मैं फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो बेसिक नीड है एन्जॉयमेंट की, फ़िज़िकली एक्टिव होने की, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ तक मैं कंफ़र्टेबल हूँ। लेकिन जैसे ही इसके साथ में पहचान जुड़ना और एप्रिसिएशन पाना आ जाता है, वहाँ पे मेरी परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो मिल जाता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ और अगर वो नहीं मिलता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं वो मतलब मुझे अब दूसरे ऑप्शंस भी दिखाई देने लग गए हैं, जहाँ पे मैं अपनी ये फिज़िकल नीड वाली, एक्साइटमेंट वाली और जॉय वाली ये नीड फुलफ़िल कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं वो चीज़ फिर इसलिए नहीं छोड़ पा रही क्योंकि कहीं न कहीं वो पर्टिकुलर मतलब वो जो एहसास है खुश जी प्रकृति दीदी। के बीच का, वो नहीं हो पा रहा। मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सम अप कर रही हूँ। वो नहीं हो रहा, मतलब वो कहीं न कहीं बाकी है। तो अभी ना मैं इसमें अटकी हुई महसूस कर रही हूँ। दूसरा फिर जस्टिफ़िकेशन में मेरा ये आता है कि फिर यही चीज़ आएगी कि किसी एक चीज़ के पीछे लगे रहे और है ना अब उसको छोड़ना है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए और अब दूसरी चीज़ के पीछे भागना है, थोड़े दिन भागोगे फिर उसको छोड़ोगे। तो वो जो ब्लेम आने की आशंका है उससे मेरे को डर भी है। इसलिए मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रही, जबकि मैं उस कगार पे हूँ कि मैं उसको सिर्फ़ उस चीज़ के लिए करूँ जो मुझे फुलफ़िलमेंट देता है। जी भैया। 2 कमेंट है मेरा। जी। पहला कमेंट तो यह है कि हमको क्या छोड़ना है इस पर हमको फोकस नहीं होना होता है। हमको क्या करना है उस पर हमको फोकस होना होता है। अभ्यास की जो मूल वस्तु होती है वो क्या करना है होता है, ना कि क्या छोड़ना है होता है।
क्या करना है वाले हिस्से पर हम फोकस करके उस पे अपना समय और ऊर्जा लगाने का काम करते हैं, तो क्या नहीं करना है वाले भाग के लिए समय और ऊर्जा बचता ही नहीं है हमारा, या थोड़ा बहुत बचता भी है तो उतना ही हमको उससे बचने के लिए काम करने की जरूरत पड़ती है। उल्टा काम नहीं करना होता है कि नहीं करना है वाले को केंद्र में रख करके हम सोचें। और मैं उधर ही जाती हूँ भैया बार बार। जी। दूसरा, ये जो एप्रिसिएशन और इस तरह की नीड में तो वो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी कि कभी मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। तो हम्म। अगर उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसी के लिए इतना सारा मॉर्निंग एक्सरसाइज में पूछते रहते हैं कि सुख स्वभाव होना चाहिए कि हम्म। प्रभाव होना हम्म। चाहिए। तो अब फिर उस जगह पे जाके वो एप्रिसिएशन के नीड की समीक्षा करके उस नीड से ही फ्री होना होता है। कि फिर जो एप्रिसिएशन की नीड है उसको हम बाहर से जब तक पाने का कोशिश करेंगे तब तक तो ये लूप बना ही रहेगा हमेशा। तो हम्म। अल्टीमेटली एप्रिसिएशन एक लेवल तक ही हमारा नीड आज लगता है तो लगे। समझ का एक लेवल हम अगर अपना ऊपर उठा लें तो हम उस नीड से फ्री हो सकते हैं। हम्म। फ्री हो सकते हैं, फिर वो हमको बाहर से एप्रिसिएशन की नीड नहीं रह जाती, बल्कि समझ पूर्वक मेरा अपना भाव ठीक बना हुआ है, विचार ठीक बना हुआ है, ये इवेल्युएशन हमारा अपने में होता रहता है और वो फुलफिलमेंट हमारा बना रहता है। तो अगर उससे फ्री होना है तो फिर उस बेसिक समझ की जगह पे ही काम करना पड़ेगा कि समझ पूर्वक वो नीड ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम्म। नहीं तो वो कैसे फ्री होगा दीदी। और उसकी बजाय मैं करती ये हूँ, वो सेल्फ ब्लेम में जाती हूँ कि मतलब ये सारी सूचनाएं तो हो जाती हैं, देख भी लेती हूँ, समीक्षा भी कर लेती हूँ, पर उसके बाद में खुद को दोष देने लगती हूँ। वही दीदी, किसी जगह पर हमको लगता है कि प्रोबेबली मैं गेस कर रहा हूँ कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि दिन में घंटे भर किसी कंटेंट को ठीक से सुनने का, 10 मिनट उसकी समरी बनाने का, 15-20 मिनट उसको जीने में अप्लाई कैसे करेंगे उसको सोचने वाले भाग को करना जरूरी है। आपकी बात को सुन के मुझे ऐसा गेस हो रहा है कि प्रोबेबली आप उसको नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये गेस मेरा ठीक है कि गलत है दीदी। अ, भैया पूरी तरह से अम, ठीक भी नहीं है और गलत भी नहीं है। बढ़िया, तो इसका उत्तर इतना ही होगा दीदी कि जितना उसमें मतलब गलत नहीं है उतने वाले भाग को ठीक करने पर काम कर लिया जाए तो आपको हेल्प कर देगा, वो आपको हेल्प कर देगा। बात यहाँ पे फिर वो बैलेंस की आ रही है भैया। दर्शन और एनवीसी अभी पूरा जो पढ़ाई और पूरा वो जो लर्निंग चल रही है वो एनवीसी पे फोकस हो गई है, तो शायद ये वाली बात कहीं पीछे छूट गई। वही तो, हम जब भी एनवीसी की बात करते हैं तो अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाई पर ध्यान देने का और उसके आधार पर भाव को ठीक रखने का, ये दो बेसिक बात जो हम शुरू से करते रहते हैं उस पर काम अगर करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर अभ्यास के उस हिस्से को छोड़ देंगे तो फिर तो ये कठिनाई होने ही वाली है, अभी होने ही वाली है। वो हम्म। मूलभूत सच्चाई पर ध्यान देने वाला भाग, उसके आधार पर भाव के ठीक होने वाला भाग, उस पर काम करते रहेंगे तो ये सारा स्थिरता अपने में होता चला जाएगा। उस अभ्यास में भी हर बार हम लोग ये बात को कहते रहते हैं कि ये भाव को अपने में स्थिर रखने वाले काम को प्राइमरली करना है कि दूसरे से पाने वाले भाग को करना है। ये अपने में भाव को स्थिर रखने को अपने सुख का आधार हमने पहचाना है,
उसके लिए अस्तित्व की सच्चाई को समझने और उस पर ध्यान देने वाले भाग को बना के रखेंगे, या बाहर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो दर्शन के बहुत डिटेल को आप इस समय पढ़ने का काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अस्तित्व की कुछ निश्चित मूलभूत सच्चाई को पकड़ने का, उस पर ध्यान को बना के रखने का, उसके आधार पर भाव को ठीक रखने वाले काम को अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन एक पॉइंट से ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा दीदी। तो कहीं ना कहीं उस अभ्यास के साथ ही फिर विचार में समाधान और इन रिजोल्यूशन के तरीकों को ढूंढने पर उपाय निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा दीदी। हम्म। एक पॉइंट पर जाके रुकने लगेगा। मुझे इसके लिमिटेशंस भी पता हैं कि अगर वो समझ और भाव वाली जगह पर उस निश्चित अभ्यास को जो मैंने कह रहा हूँ वो नहीं करेंगे, तो कहाँ जाके फंसेंगे वो भी मुझे पता है। हम्म। तो इसलिए दीदी अभ्यास में उस संतुलन की जरूरत है। पूरा दर्शन की डिटेल और बारीकी को आप आज पढ़ने का काम ना करें, 6 महीना बाद करें, साल भर बाद करें, 2 साल बाद करें, या पहले कभी किया हो, लेकिन ये एक बेसिक अभ्यास की कुछ मूलभूत सच्चाई पर ध्यान, जिसके आधार पर भाव के ठीक बने रहने का काम होता रहे, वो हमको तृप्ति देता रहता है अगर हम करते रहते हैं दीदी। तो नहीं तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा एक पॉइंट के बाद। तो भैया ये बहुत सारी जगह तो होने लग गया है, जैसे बहुत सारी चीजों में सॉल्यूशंस मिला है, बहुत बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे तो ये ऐसे अटकता है कि फिर उसको पता ही नहीं लगता है कि कैसे फंसते चले गए वहां पे। तो सजगता नहीं रह पाती है, रहे रहती भी है तो वो जो लूप बनता है ना कि निकले और फिर उसी में जाके फंस गए, निकले और उसी में जाके फंस गए, वो बाहर आना नहीं हो पाता। जैसे अभी आपने बताया तो मैं अपने आप को डिस्टेंस से देख पाई हूँ, अदरवाइज मैं उसी लूप में फंस जाती हूँ। वही रेगुलर बेसिस पर उसका सुनने का, समरी का, मनन वाला अगर करते रहेंगे कुछ ना कुछ दीदी, तो जी उसमें भैया। रास्ता निकल जाएगा। और उसमें एनवीसी के साथ साथ वो समझ और भाव को ठीक रखने वाले अभ्यास को तो बना के रखने की जरूरत होगी। जी अस्तित्व भैया। की कुछ मूलभूत वास्तविकताओं पर ध्यान, और उसके आधार पर भाव के ठीक बने रहने पर ध्यान, ये दोनों के साथ फिर ये संवाद का रोल है। उसको छोड़ के करेंगे तो फिर कठिनाई होने लगेगी दीदी किसी जगह पे जाके। जी भैया। जी दीदी, सोचिएगा आराम से इस पर। हाँ। हाँ भैया। ठीक है भैया। थैंक यू। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी नमस्ते। अश्विनी दादा जी, आपको माइक दिया गया है। आप अपना हाँ क्वेश्चन भैया, रखिए। मुझे बस यही ऐड करना था कि जो भैया ने बताया वो बात मेरे अनुभव में आई है। तो कुछ बातें जो यानी कि फक्त पॉजिटिवली इस पर कार्य किया जाए और वो भी अवेयरनेस के साथ, तो वो फलदायी तो होता ही है। मैंने पिछले 2-3 महीनों में इसका प्रयास करके देखा है कि कोई यानी कि क्या सुधरना है, क्या करना मुझे अपने में, वो करना है, ये सब बातें छोड़ी है, कोई भी नेगेटिविटी। फक्त अध्ययन और अध्ययन की जो बातों पर अगर तीव्रता पूर्वक या एकदम ध्यान पूर्वक अगर ध्यान जाता है तो उसका बहुत ही असर पड़ता है। और काफी वो यानी कि रिवार्डिंग है, काफी रिवार्डिंग है। ये मैं अपने में तो पिछले 3-4 महीने में देख पाया हूँ। अस्तु। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। जी रिपल भैया, और कोई प्रश्न है या मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कर दूं?
जी भैया, अभी कोई हैंड रेज नहीं है, तो आप आपकी बात रख सकते हो भैया। बढ़िया। तो मैं अपनी कुछ बातें शुरू कर देता हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि संवेदना वाले मुद्दे को और एक्सपेंड नहीं करता हूँ। जितनी बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी वो मैंने कह दिया है। आज मैं थोड़ा इस पर सोचता हूँ, बात कर देता हूँ कि ये जो हम अपना या दूसरे का इवेल्युएशन करने जाते हैं, आकलन करने जाते हैं, तो वो आकलन में किन किन बातों को ध्यान रखें, किस बात का आकलन करेंगे और किस तरह से करेंगे, उसकी थोड़ी डिटेलिंग में कर देता हूँ, जो कई पर्सपेक्टिव से आपको धीरे धीरे मदद करेगा। अभी सामान्यतः हम, और कहीं कठिन लगे हमारी बात तो हैंड रेज करके रोक लीजिएगा हमको। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के बाद एक बार रुक जाऊं, आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अभी हम सामान्यतः किसी व्यक्ति का आकलन करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें उसकी ठीक नहीं हैं, इतने भर के आकलन को ही हम मुख्य रूप से आकलन मानते हैं। तो आपका जो जो कुछ भी हमको ठीक नहीं लगता है, हम उतने को बता देने को मानते हैं कि आकलन है। अगर इस दृष्टि से चलते हैं तो आपका क्या क्या ठीक नहीं है का लिस्ट भर हमारे पास होता है, और हमको लगता है कि इतना करके हमने अपने आकलन का इतिश्री कर लिया पूरा। अगर सही अर्थों में देखने जाते हैं तो अपना या दूसरे का, किसी का भी आकलन करने जाते हैं तो ये तीनों चीज का आकलन होने का जरूरत होता है। एक है उसकी क्षमता का, ओवरऑल जो उसका टोटल पोटेंशियल है उसका, जहां तक वो पहुंच सकता है, जो अधिकतम उसके खिलने की संभावना है, एक तो आकलन उसका होने का जरूरत होता है। दूसरा जरूरत होता है कि उस टोटल संभावना में से जितना उसने अभी तक कर लिया है, इस रूप में उसके योग्यता के आकलन की जरूरत होती है। और तीसरा, जितना कुछ भी उसका इनकम्पिटेंस दिखता है, अयोग्यता दिखती है, उस अयोग्यता को पात्रता की जगह पर कन्वर्ट करने की जरूरत होती है कि ये जो चीज अभी उसको समझने या करने में नहीं आ रही है, उसमें उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसके लिए वो पात्र है, जिसको ग्रहण करने का वो काम अभी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मनुष्य से बात करने जा रहे हैं तो मानव जो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है और सही समझ भी सकता है, इस रूप में हर व्यक्ति ज्ञान और प्रमाण के साथ जी सकता है, ये उसका टोटल पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल है जिसको हम लोग जीवन रूप में सब समान है की जगह से बार बार डिटेल करते रहते हैं। इस टोटल पोटेंशियल को देखने का बेनिफिट ये होता है कि हमको उस व्यक्ति के साथ काम करने का होप बना रहता है, आशा बनी रहती है। अगर हमको ये दिखता है कि ईंट पत्थर समझ ही नहीं सकते हैं तो हम उनको बैठा के समझाने का भी कोई कोशिश नहीं करते। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के लिए हमको लग जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वो आशा ही खत्म हो जाती है, तो फिर उस व्यक्ति के साथ मिलके उसको समझने सीखने में सहयोग करने का हमारा कोई मोटिवेशन नहीं बनता है, कोई उत्साह नहीं बनता है। तो ये जो क्षमता पर, फंडामेंटल मूल पोटेंशियल पर ध्यान अगर बना रहता है तो हमारा होप बना रहता है कि इसका भी कुछ हो सकता है। वो होप लूज नहीं करते हैं हम, आशा लूज नहीं करते हैं, वो जो उम्मीद है वो लूज नहीं होता है। और ये उम्मीद लूज नहीं होने का दो पहचान दिखता है। उम्मीद अगर लूज हो जाता है तो हम एक असहाय सी स्थिति में फंस जाते हैं, और फिर वो असहाय स्थिति क्रोध में, चीड़ में, खीज में, विरोध में बदल जाती है। तो जो बार बार दर्शन में कहते हैं कि क्रोध जो है वो अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, तो
तो अक्षमता का मतलब ही है एक असहाय स्थिति में फंस जाना। तो वो असहाय की स्थिति एंगर में बदल जाती है, इरिटेशन में बदल जाती है, चीड़ में, खीज में बदल जाती है। अगर वो होप बना रहता है हमारा, तो एंगर, खीज, चीड़, विरोध, इसमें जाने की संभावना खत्म हो जाती है। ये दूसरा इंडिकेटर दिखता है उसका। तीसरा इंडिकेटर जो इसका दिखता है वो ये दिखता है कि अगर ये होप बना रहता है कि ये भी समझना चाहता है, जीना चाहता है, समझ सकता है, और मेरे तरीके अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान अपने तरीके को बेहतर करने पर, अपडेट करने पर, इम्प्रूव करने पर बना रहता है। अगर वो संभावना ही उसके साथ खत्म हो जाती है, तो ये अपने तरीके को दिनों दिन अपडेट करने का, बेहतर करने का, इम्प्रूव करने के रास्ते पर हमारा काम नहीं होता। तो जो बाबा जी की बात मैं हर बार कहता रहता हूँ कि अगला अगर नहीं समझ पा रहा है तो दोनों संभावना है। एक ही ये कि मेरी बात बड़ी है और इनकी बुद्धि छोटी है। दूसरा ये कि जिस तरीके से वो बात को समझ सकते हैं मैं उस तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ। और मध्यस्थ दर्शन इस दूसरी संभावना को लेकर के चलता है कि जिस तरीके से वो समझ सकता है उस तरीके से मैं नहीं कह पा रहा हूँ। ये बात पर अगर ध्यान बना रहता है हमारा, तो हम दिनों दिन अपने तरीके को अपडेट करने का कोशिश करते हैं, आपकी स्थिति का ठीक ठीक आकलन करने का कोशिश करते हैं। और अगर मेरा पिछला तरीका मिसफायर कर गया, नहीं काम किया, कम काम किया, तो उसको फर्दर बेहतर इफेक्टिव बनाने की जगह से हम सोचते रहने का काम करते हैं। तो मैं सार में 3 बात कह रहा हूं। क्षमता का अगर, और मनुष्य के संदर्भ में ही अभी मैं बात कर रहा हूं कि मनुष्य के संदर्भ में अगर क्षमता का, टोटल पोटेंशियल का हम ध्यान रखते हैं, उसका आकलन अगर हम अपने में बना के रख पाते हैं, तो हमारी उम्मीद और आशा बनी रहती है उसको समझने, जीने, सीखने में सहयोग करने का। दूसरा, इस प्रोसेस में हमको क्रोध, विरोध, खीज, चीर नहीं आता क्योंकि हम असहाय सी स्थिति को नहीं महसूस करते। तीसरा, कहीं भी अगर हमारे तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो बजाय ये लाइन खींच लेने के कि इसका कुछ नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, ये पहले अपना स्थिति ऊपर करे तब इसके साथ कुछ हो सकता है, उसकी जगह हम अपने तरीके को दिनों दिन बेहतर करने के काम को करते हैं। ये है ओवरऑल पोटेंशियल पर ध्यान बने रहने का मतलब और उसका फल। अब मैं दूसरे भाग पर आ जाता हूँ, योग्यता पर। थोड़ी बात इस पर कर देता हूँ, डिटेल थोड़ा बाद में करता हूँ। योग्यता का मतलब है जो कुछ भी अभी हमको आता है, समझने की जगह पर, जीने की जगह पर, करने की जगह पर। किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन करने से एक तो ये होता है कि उस योग्यता के हिसाब से वो परिवार में, समाज में, व्यवस्था में भागीदारी करने का काम कर सकता है। और हम सब भी आश्वस्त हो सकते हैं इस बात से कि इतने काम को वो सटीकता से कर दे सकता है। तो योग्यता का आकलन करने से उस व्यक्ति की परिवार में, समाज में, व्यवस्था में भागीदारी कहाँ सटीक हो सकती है, इसकी पहचान हो जाती है। और किसी एक व्यक्ति के योग्य होने से भी बहुत सारे चीज, लोगों के अयोग्यता भी उसमें छुप जाती है, कवर अप हो जाती है, ढक जाती है, या उस जरूरत की पूर्ति हो जाती है। तो अगर एक व्यक्ति को ड्राइविंग करने आता है तो घर के बाकी 4 जिनको नहीं भी आता है, वो कंपेंसेट हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है और 5 लोग कहीं पहुंच लेते हैं। घर में एक व्यक्ति को भी खाना बनाने आता है, 6-8 लोगों को नहीं भी आता है, तो सभी 8-9 लोगों का पेट भर जाता है, मनपसंद खाना मिल जाता है उस एक व्यक्ति की योग्यता को पहचानने से।
तो हम सबकी योग्यता को पहचानने वाले भाग को अगर हम कर पाते हैं तो उसकी परिवार में, समाज में, व्यवस्था में सार्थक भागीदारी हो पाता है। और इस आधार पर जो लोग योग्यता में कम भी हैं उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उनके लिए ये पूरक हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। पर ये तब होता है जब हम उसकी योग्यता को पहचानने और ध्यान देने का काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ अयोग्यता की ही लिस्ट बनाने का काम करेंगे कि आपको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, आपका वो ठीक नहीं, इनका वो ठीक नहीं, इनका वो ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं, तो उतने से निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा कि हम कर क्या सकते हैं। लेकिन हम सब अगर अपनी अपनी एबिलिटीज को पहचान सकें, आपस में मिल करके एक दूसरे का भी वो पहचान सकें, तो बहुत सारे काम हैं जिनको हम साथ मिल करके कर देंगे। इन एबिलिटीज को ही फोकस करने और पहचानने का काम करेंगे तो एक भी काम नहीं हो सकता है जो हम साथ मिल करके कर सकें। एबिलिटी को, योग्यता को पहचानने का काम करेंगे तो बहुत सारे काम पहचाने जा सकते हैं। तो योग्यता को पहचानने से दो फल परिणाम होता है। एक, उस योग्यता के आधार पर परिवार में, समाज में, व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है। दूसरा, जिन लोगों की वो योग्यता नहीं भी है उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उनका भी कंपेंसेशन हो जाता है। और ये योग्यता को फैलाएंगे तो समझ के स्तर पर हम कितना अस्तित्व की वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रख पाते हैं, ये योग्यता का एक जगह है। भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, प्रेम जैसे भाव कितने बने रहते हैं, कितने टूटते हैं, ये योग्यता के आकलन का एक जगह है। विचार कितना समाधान या समस्या के अर्थ में चलता है, ये योग्यता के आकलन का एक जगह है। व्यवहार जो संबंध और संपर्क में हम कर रहे हैं उसमें जो हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको स्वेच्छा और प्रसन्नता से कितना निभाने का काम हम कर रहे हैं, कितना वो बोझ लग रहा है या टाल मटोल कर रहे हैं, वो एक आकलन है। सुविधा का उपयोग, सदुपयोग शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में या समाज गति के अर्थ में कर रहे हैं या भोग और संग्रह के अर्थ में कर रहे हैं, ये एक और पैरामीटर है आकलन का। सुविधा का जो उत्पादन कर रहे हैं वो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के कर रहे हैं या नियमों को वायलेट करके कर रहे हैं, ये योग्यता के आकलन का एक और जगह है। इसी तरह से परिवार व्यवस्था से लेके, ग्राम व्यवस्था से लेके, समाज, राष्ट्र और विश्व की व्यवस्थाएं ठीक हो सके और उसमें व्यवस्था के पांचों आयामों की, शिक्षा संस्कार की, स्वास्थ्य संयम की, उत्पादन कार्य की, विनिमय कोष की, न्याय सुरक्षा की सुलभता हो सके हर किसी को लिए, उसमें भागीदारी के काम को हम कितनी तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, वो एक और आकलन का जगह होता है। तो इसको मैं आराम से डिटेल कर दूंगा बाद में जितना समय होगा। समझ के स्तर की योग्यता, भाव के स्तर की, विचार के स्तर की, व्यवहार के स्तर की, सुविधा में सदुपयोग, आहार विहार की जगह पर सदुपयोग, उपयोग के स्तर की, सुविधा के उत्पादन में प्रकृति के नियमों का ध्यान रखने की, और व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर परिवार या ग्राम से शुरू करके विश्व परिवार तक भागीदारी को कर पाने की, इतना योग्यता के आकलन का जगह दिखता है। और इसमें से जिन जिन जगहों पर वह आकलन हमारा हो पाता है उन जगहों पर भागीदारी सटीकता से की जा सकती है, की जा सकती है। ये जो तीसरा जगह है पात्रता का, उस पर भी थोड़ा बात करके फिर मैं रुकता हूं एक बार। ये जितना इनेबिलिटी हम देखते हैं कि इनको ड्राइविंग नहीं आता, इनको स्विमिंग नहीं आता, ठीक है, ये इस काम को ठीक ढंग से, इनको खाना बनाने नहीं आता, ये इनकम्पिटेंस जितना भी हम देखते हैं इसको एबिलिटी की जगह से कन्वर्ट करके देखना होता है।
उदाहरण के लिए, जिसको बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता है, उसको बेस स्टेप से सिखाने से शुरू किया जा सकता है। तो पहला जो स्टेप होता है, सब्जी काटने का हो सकता है, बर्तन धोने का हो सकता है, आटा गूंथने का हो सकता है, वो पहला बेस स्टेप है जो वो सीख समझ सकता है अभी भी। जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, वो भी ABCD का बेस स्टेप या लेटर्स के साथ वर्ड सीखने का बेस स्टेप को शुरू करने का काम कर सकता है। इनफैक्ट किसी भी समझने, सीखने या जीने की जगह के काम का ये स्टेप हम पहचान पाए हैं, तभी एक बच्चे को 0 से शुरू करके हम उसमें पढ़ा सकते हैं या बढ़ा पाते हैं। तो जिसको कुछ भी नहीं आता खाना बनाने का, उसको वहां से शुरू करेंगे। जिसको हम कहते हैं कि तुमको खाना बनाने नहीं आता है, तो हो सकता है उसका नमक का सेंस ठीक नहीं हो, या मिर्च का सेंस ठीक नहीं हो, मसाला का सेंस ठीक नहीं हो, इसलिए अगर हम कह रहे हैं तो बाकी चीजें उसको आती हैं, इसलिए वो सिखाने की जरूरत नहीं है। मिर्च, मसाला, नमक डालने की एबिलिटी को उसको सिखाया जा सकता है, सीधा वहां पे काम किया जा सकता है, क्योंकि उसकी पात्रता है उसकी। तो किसी भी व्यक्ति की इनेबिलिटी को, इनकम्पिटेंस को पात्रता में कन्वर्ट करके देखने से हम अपने को स्टक महसूस नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसकी गति नहीं हो सकती, ऐसा हमको नहीं लगता। बल्कि जिस बात को वो अभी समझ सकता है, सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है, हम उसको अगर पहचानते हैं तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सहयोगी भूमिका हो पाती है उसके आगे बढ़ने। तो अब हम सिर्फ उसको भाषण देने के बदले या उसको देख देख के अपना मन खराब करने के बदले, वो कैसे आगे बढ़ सकता है उसका स्टेप देने का काम कर सकते हैं। और दर्शन के हिसाब से भी, मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी, आपके एक्सपीरियंस में भी ये देख सकते हैं कि 0 योग्यता का व्यक्ति कोई भी नहीं होता। कुछ चीजों में हम सबकी योग्यता होती है, कुछ चीजों में थोड़ी होती है, कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा पूरा रेंज है। तो जिन चीजों में हमारी पूरी योग्यता है, वहां हम भागीदारी कर सकते हैं। जिन चीजों में हमारी थोड़ी योग्यता है, उसमें उतने से कोई भागीदारी हो सकती है तो वो कर सकते हैं। जैसे हमको पूरा खाना बनाने नहीं आता हो लेकिन सब्जी काटना ही ठीक से आता है, तो वो भागीदारी मैं कर सकता हूँ। आगे धीरे से मैं सब्जी बनाने वाले काम को भी सीखने का काम कर सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप अगर हमको पता चलता है, तो वो सहयोग करने का काम हम दूसरे का भी कर सकते हैं। तो योग्यता के पहचान की जगह से उसका भागीदारी तय हो पाता है। और अगर हम उसका नेक्स्ट स्टेप पहचान लेते हैं, तो पात्रता हमको पकड़ में आ जाती है उसकी क्या है, और उस बेसिस पर हम उसको सहयोग करने वाली भूमिका को भी अदा कर सकते हैं। तो हम स्टक महसूस नहीं करते हैं, बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उसका नेक्स्ट स्टेप पहचान करके, जहां वो खड़ा है उसका नेक्स्ट स्टेप पहचान करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर देते हैं। इस रूप में 0 योग्यता या 0 पात्रता वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। हम सब की कुछ योग्यताएं हैं, कुछ पात्रताएं हैं। योग्यता को प्रकटन क्षमता के रूप में भी कहा है कि जितने का हम प्रकटीकरण कर सकते हैं, जितने को हम जी सकते हैं, जितने को हम सामान्य भाषा में कहें तो प्रमाणित कर सकते हैं। और पात्रता पहचान लेने से ये होता है कि उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या हो सकता है, वो तय हो जाता है। तो परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए योग्यता और पात्रता, ये दोनों के आकलन को मैच होने की जरूरत है। कि मैं अपनी योग्यता जो मानता हूं वही आप मेरी भी मानते हैं, और जो आप अपनी मानते हैं वही मैं आपकी भी मानता हूं, तभी म्यूचुअल प्रोग्राम ठीक से बन पाता है। इसी तरह से जो पात्रता आप अपनी मानते हैं वही पात्रता मैं भी आपकी पहचानता हूं, तो आपको सहयोग करने का काम कर सकता हूं।
या जो पात्रता मैं अपनी मानता हूँ जिन चीजों पर, वही आप हमारा भी पहचानते हैं और आपके पास वो योग्यता है, तो आप उसको हमको समझने, सीखने, आगे बढ़ने में सहयोग करने का काम कर देते हैं। तो क्षमता, योग्यता और पात्रता, ये तीन आकलन करना महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ अयोग्यता की लिस्ट बनाना और उसी की समीक्षा करना और उसी को कुल इवैल्यूएशन या मूल्यांकन मान लेना। ये आकलन का जगह नहीं है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ रुक जा रहा हूँ। कोई प्रश्न हो इस पर तो एक बार उस पर बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। कोई रिपीट करने की जरूरत लग रही हो, कहीं क्लैरिफिकेशन की जरूरत लग रही हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो बता सकते हैं। जी पूजा दीदी, आपको माइक दिया गया है, आप अपनी बात रखें। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कानपुर से सोमा बोल रही हूँ। जी दीदी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया अभी आपने बोला कि पात्रता वाला जो है ना, मुझे लगता है मैं उसको अगले की पात्रता को समझ के मुझे बात करनी है, मतलब तो उसमें मैं नहीं समझ पाती हूँ ऐसा लगता है। तो उसको ठीक से कैसे समझे? पात्रता किसी की भी समझनी हो तो पहले उसकी योग्यता क्या है उस विषय में, उस बारे में हम्म। ये समझना होता है। अच्छा। तो किसी भी चीज में, व्यवहार से लेकर के, भाव से लेके, विचार से लेके, समझ से लेके, स्किल तक में, आपकी जिसमें भी हम आपको पात्रता पहचानना चाहते हैं, हम्म। उसमें अभी आपकी योग्यता क्या है ये हमको पहले पहचानना होता है। हम्म। और अगर हमको क्रम पता है कि किसके बाद क्या होता है या क्या अगला समझ या सीख सकता है, तो हम्म। नेक्स्ट स्टेप की पात्रता हमको पता चल जाती है। उदाहरण के लिए, सामान्य में स्किल वाले उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि आसानी से समझ सकें। हम्म। अगर हमको ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का आता है, ये हम्म। आप अगर देख पाते हैं हम्म। और आपको क्रम पता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच्चा मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीख सकता है, समझ सकता है, हम्म। तो आप मेरी पात्रता पहचान लेते हैं कि इसको अभी मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। हम्म। अगर आपको क्रम पता है और आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को समझाने सिखाने का काम करेंगे, तो मैं अभी समझ लूंगा, सीख लूंगा, आगे बढ़ लूंगा। हम्म। अगर आपको ये क्रम नहीं पता चलता है और आप हम्म। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले मेरे बच्चे से बच्चे को सीधा हम्म। सिखाना शुरू कर देंगे नाइन्थ का अलजेब्रा और सेट थ्योरी, तो हम कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा बात। हम्म। तो पात्रता पहचानने का लिए ये दो चीज चाहिए। अगला कहाँ खड़ा है, योग्यता क्या है उसकी, ये हमको हम्म। पहचान में आए, एक बात। हम्म। दूसरा, हमको क्रम पता हो कि किसके बाद क्या करना होता है। हम्म। ये पता होता है तो हम उसको आगे बढ़ा ले जाते हैं। व्यवहार में भी ऐसे ही है। जो हम्म। दूसरे को सहयोग करना चाहता है, मैं उसको हम्म। कहता हूँ चार स्टेप है, क्रम है। पहले है समझने का स्टेप, हम्म। फिर है उसको जीने का स्टेप, हम्म। फिर है जो कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं उसमें अपने संतुलित रहने का स्टेप। हम्म। तीनों होता है तब चौथे स्टेप में आप दूसरे को सहयोग करने का काम कर सकते जी भैया। हैं। बिंदु में भी चलना चाहते हैं, उसका क्रम ये है। हम सोचते हैं कि आपको गुस्सा आता है और हम आपको उसमें सहयोग करते हैं, तो हम्म। ये तीनों स्थिति होनी चाहिए। पहला, हमको वो समझ होना चाहिए कि जिससे गुस्सा नहीं आए। हम्म। दूसरा, जीने की जगह पर मेरे में गुस्सा नहीं होना बनता है। हम्म। तीसरा यह है कि जब आप गुस्सा करते हैं तब हमको संतुलित रहने आता है, हम्म। क्योंकि अगर ये भी नहीं आता है हमको, तो मैं अपनी हम्म। तरफ से ठीक जीने जाऊंगा, लेकिन आप जैसे ही कुछ बात गुस्से का कर देंगे, थोड़ी देर हम्म। में मैं भी स्लिप करके वैसे ही गुस्से में जवाब देना शुरू करूंगा। जी भैया। तो जी। ये तीसरा स्टेप तक का काम जिसका हो गया है, तो वो चौथे स्टेप हम्म। पे काम कर सकता है। हम्म। तो आपकी पात्रता को देख करके, योग्यता को देख करके, इन चारों में से किस
बात में किस जगह पे आप खड़े हैं। जिसमें आप पहले स्टेप पर योग्यता में हमको दिखाई देते हैं, वहां दूसरे स्टेप की बात हो सकती है पात्रता के लिए। हम्म जिन बिंदु पर आप दूसरे स्टेप पे खड़े हैं, वहां तीसरे स्टेप की बात हो सकती है पात्रता के ध्यान में रख के। हम्म जहां तीसरे स्टेप पर आप खड़े हैं, कर लिए हैं उसको, वहां चौथे स्टेप की आपकी पात्रता है, उस पर भी बात हो सकती है। तो हम्म योग्यता को पहचानने से और क्रम का पता होने से हम्म पात्रता का पता चल जाता है। हम्म। पकड़ में आया दीदी, या कुछ और कहूँ? नहीं, पकड़ में आ गया है। और अभी जो 10-15 दिन से काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ठीक जा रहा है। ठीक। अभी तो देखते हैं, और कहीं उलझ जाएंगे तो फिर से पूछना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो आपसे बात हुई थी उसके बाद जो सुनने वाला काम है उसका ठीक से हो रहा है। और जो स्वयं को देखने वाला है तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि जो गुस्सा और वो वाला आता था उसको भी मैं देख पा रही हूँ। तो इसलिए ये वाला क्रम मैंने पूछा कि अगले की पात्रता के लिए मुझे मेरी योग्यता को भी देखना था। तो मुझे लग रहा है अभी इस पे काम थोड़ा और करना है। बढ़िया तो दीदी। हाँ, मतलब जो स्वयं वाला दिख रहा है और देखते हुए वो भाव दिखते हैं तो फिर शांत भी हो जाते हैं। तो अगले का जो पात्रता देखने की मैं कोशिश कर रही थी उसमें मेरा वाला जो आपने अभी बोला, समझना, जीना और वो कठिन परिस्थितियों में जो मेरा संतुलित होना है, तो यहाँ तक इस पे अभी और थोड़ा करना है। बढ़िया। ठीक भैया। ठीक है दीदी। नमस्ते। 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 किन्हीं का कोई और प्रश्न? जी अर्चना दीदी। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मुझे ये जितना भी अभी डिस्कशन हुआ ना, उसमें एक चीज ये दिख रही है कि ये आंकलन सामने वाले का कम और मेरा खुद का ज्यादा है ना। इसमें जितने भी कार्यक्रम समझ में आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे करने लायक हैं। जैसे सामने वाले का, मुझे जो समझ में आ रहा है, सामने वाले का आंकलन तो कम पर मेरी पात्रता योग्यता का आंकलन ज्यादा है। जैसे मैं दूसरे की अगर योग्यता देख पा रही हूँ तो ये मेरी क्षमता है ना। और उस पे भी जो मेरा जो भी कार्यक्रम में लेके चल रही हूँ उसमें एक होप बने रहना, ध्यान बने रहना, सहयोग के तरीकों को अपग्रेड करते रहना, ये भी मेरा ही करने का तरीका है। तो मैं एक तरह से देख रही हूँ कि मैं अगर सामने वाले की एबिलिटी पे काम कर रही हूँ तो ये मेरी क्षमता है। और अगर मैं उसके पात्रता को काम को बढ़ा पा रही हूँ तो फिर ये मेरी योग्यता है। तो मैं इसको इस लेंस से देख पा रही हूँ। क्या ये जी। ऐसा देखना ठीक है भैया? जी दीदी, दो कमेंट होगा मेरी तरफ से। ये बात सही है कि क्षमता का आकलन तो समझने भर से ही हो जाता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है। अपना ठीक अध्ययन करके हमने अगर मानव को समझा है, कुछ और लोगों से भी वेरीफाई करने का काम कर लिया है, तो मुझे हर मानव की क्षमता के बारे में पता चल जाता है। हमको किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्षमता जनरलाइज हो जाती है थोड़े अध्ययन से। योग्यता और पात्रता ये दोनों व्यक्ति विशेष का होता है, और सबका अपना कोई ना कोई स्तर है। 0 पे कोई नहीं है, और 100 पर भी शायद ही कोई बिरले ही मिलते हैं दिव्य मानव जैसे। उनका भी स्किल वाला योग्यता पात्रता कई मामलों में बढ़ता ही रहता है। तो जैसे बाबा जी से किसी ने पूछा कि भाई मुझे भी अनुभव होगा तो क्या आयुर्वेद आप ही की तरह हम सीख लेंगे? कहा नहीं, उसके लिए आपको कर्माभ्यास करने की जरूरत होगी। जल्दी कर लेंगे आप एकाग्र होके करेंगे तो।
तो वहां भी काम दिखता है स्किल वाली जगह पर, और कुछ और जगहों पे भी बात हो सकती, पर मुख्य ये कहना चाह रहा हूं कि योग्यता और पात्रता ये तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ होता ही है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अपनी योग्यता और पात्रता का जितना सटीक आकलन हम करते हैं, उतना ही फिर हम दूसरे का भी कर पाते हैं। अगर अपना आकलन नहीं हो पाता है तो दूसरे का आकलन करने में भी कठिनाई होती है, ऊपर नीचे होता है। तो अगर अपना अधिमूल्यन या अवमूल्यन कर रहे हैं तो दूसरे के आकलन में भी अधिमूल्यन या अवमूल्यन हो ही जाता है। तो अपना अधिमूल्यन जाने अनजाने दूसरे का अवमूल्यन कर ही देता है। तो इस रूप में स्वयं की योग्यता और पात्रता का आकलन करने से दूसरे की योग्यता और पात्रता के आकलन का भी हमको आधार बनता है। उसमें भी पात्रता का आकलन करने के लिए तो हमको क्रम पता होने की जरूरत है, जो समझ से आता है कि इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये। तो जैसे बार बार कहते हैं कि जागृति एक सघन क्रम है, तो उस क्रम में हम अगर स्टेप वाइज जानते हैं कि किस स्टेप के बाद क्या होना बनता है, तो योग्यता का आकलन करने से पात्रता का पता चल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर अगर क्रम जानता है कि एक बच्चे को शुरू से ग्रेजुएशन तक लाने के लिए किस क्रम से क्या देना होता है, तो जिस स्टेप पे वो बच्चे को देखता है अपने आप उसको उसका नेक्स्ट स्टेप पता चल जाता है, क्योंकि ओवरऑल क्रम को वो जानता है। तो ये बात सही है कि अपना आकलन ठीक होना और समझने से वो पूरा क्रम पता होना और ओवरऑल पोटेंशियल पता होना, इतना तो सीधा हो जाता है। अब जो ये बात सही है कि दूसरे को भी सहयोग अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें भी अपना एक्सप्रेशन को ही दिनों दिन बेहतर करना मुद्दा होता है। इस रूप में वो योग्यता विकास का ही काम होता है, वो अपनी ही योग्यता विकास का काम होता है। ये सब के साथ एक जगह है, जब हम दूसरे से सहयोग पाने का काम कर रहे हैं उस समय में हमारी पात्रता के हिसाब से अगला हमको सहयोग कर रहा होता है और हम उसको रिसीव करके बढ़ने का काम कर रहे होते हैं। तो इस रूप में पूरकता का क्रम हमेशा बना ही रहता है। इतना ही पूछ रही थी दीदी या और कोई बात? जी भैया, ये वाकई ये जो अभी लास्ट सेंटेंस आपने बोला ना कि ये पूरकता विधि है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं ये मेरे को क्वेश्चन क्यों आया। जब भी ये पोटेंशियल और एबिलिटीज है ना या कॉम्पिटेंसी देखने की बात आती है तो मुझे लगता है कि ये तो सामने वाले का कार्यक्रम है, इसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं है। पर आज जब मूल्यांकन की दृष्टि से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सामने वाले के पोटेंशियल में भी मेरा बहुत बहुत ज्यादा कार्यक्रम है मेरे लिए, और साथ साथ में विकास भी है। तो अगर उसका एक स्टेप भी माना, एक डिग्री भी उसमें अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो 10 डिग्री इम्प्रूवमेंट मुझे अपने में दिखता है। क्योंकि ये जो अभी आपने बताया ना कि ये पूरकता विधि से ही कार्यक्रम हो रहा है, तो ये वाकई पूरक विधि है। पहले तो मैं ये वाला पार्ट मिस कर रही थी, मुझे लगता था कि नहीं ये तो शायद सामने वाले के ही करने योग्य कार्य है, उसी को अपना पोटेंशियल बढ़ाना होगा, उसी को अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। या अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो मुझे लगता था कि ये इंडिविजुअल वर्क है, बट इट्स नॉट इंडिविजुअल। इसमें जो परस्परता है वो मिसिंग हो रहा था, जो पूरकता विधि है वो मिसिंग हो रही थी, जो अभी अभी के डिस्कशंस में क्लियर हुआ। भैया मेरा फिर एक और प्रश्न बनता है, क्या ये सिर्फ आंकलन की विधि में ही ऐसे होगा, या नॉर्मल स्टेट में भी जब पोटेंशियल और एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की या खुद में बढ़ाने की बात हो तब भी हम इसको ऐसे ही देखेंगे क्या? जी दीदी, किसी भी जगह पर देखेंगे तो जो टोटल पोटेंशियल है जिसको क्षमता कह रहे हैं, वो तो
कुछ मानवों का स्वयं का और फिर कुछ मानवों का अध्ययन करने से ही पता चल जाता है कि क्षमता के रूप में तो सभी मानव एक जैसे हैं। योग्यता और पात्रता तो अपना देखें या दूसरे का देखें, डिजाइन वही है। उसमें भी योग्यता का आकलन मुख्य मुद्दा होता है। बाकी तो हमको अगर क्रम पता है तो पात्रता अपने आप पता चल जाती है। समझ पूर्वक अध्ययन पूर्वक अगर हमको क्रम पता है तो पात्रता अपने आप पता चल जाती है। इस रूप में योग्यता का आकलन एक मुद्दा होता है। और सटीक कार्यक्रम बनाने के लिए मैं जो आपकी योग्यता का आकलन करता हूँ और आप जो अपनी योग्यता का आकलन करते हैं, ये दोनों लगभग मैच करने की जरूरत है। कहीं अगर ऊपर नीचे कुछ होता भी है तो थोड़ा ट्रायल करके, बात करके, चर्चा करके, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके उसको मैच कराने के काम को किया जा सकता है। और वो करेंगे तभी हम साथ मिल करके तृप्तिपूर्वक कार्यक्रम बनाने का काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अपने लिए भी इस काम को हम जितना कर पाते हैं उतना योग्यता को पहचान के हम भागीदारी कर पाते हैं। पात्रता को पहचान करके हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं, उस पर काम कर पाते हैं। और आगे बढ़ने के लिए ये दो चीजें सपोर्ट करती हैं, एक अध्ययन, एक वातावरण। उसमें अध्ययन में अपना रोल प्रमुख हो जाता है, क्योंकि बताने वाले लोग तो जिनसे जिनसे बन पड़ता है वो करते ही हैं। वातावरण में सामूहिकता का, सबका रोल प्रमुख हो जाता है। सिर्फ अकेले के जोर लगाने से भी वातावरण शुरू करने का इनिशिएटर तो हम बन सकते हैं, बट वातावरण अल्टीमेटली बड़े स्केल पर ही ठीक हो पाता है। तो अपने लिए जब हम काम करने जाते हैं योग्यता बढ़ाने का, तो अध्ययन और अभ्यास को कोर में रखना होता है। दूसरे की योग्यता बढ़ाने पर जब बात कर रहे हैं तो उसको वातावरण की अनुकूलता देना और उस अनुकूल वातावरण में वो भी अध्ययन अभ्यास के काम में लग जाए, इसके लिए सब तरह से फैसिलिटेट करना हमारा रोल होता है। तो अपनी योग्यता विकास की जगह से अध्ययन और अभ्यास को प्राइमरली ध्यान रखना होता है, और दूसरे को सहयोग करने की जगह से एक ऐसा अनुकूल वातावरण दे पाना जिसमें उसका ध्यान अध्ययन अभ्यास पर चला जाए और उसको सपोर्ट मिल जाए वो करने में, इस पर ध्यान देना होता है, हमको काम करना होता है। जी दीदी। बहुत बहुत ही बढ़िया भैया। जैसे मेरे को अभी एकदम सीक्वेंस में बैठ गया कि क्षमता को अगर देखेंगे तो हर मानव में सेम है। योग्यता पात्रता व्यक्ति विशेष हो सकती है और ये वैरी करती भी है डिग्रीज में। क्रम का अगर पता चल जाए, है ना, कि स्टेप वाइज करना क्या है, योग्यता का आंकलन कैसे होना है, और फिर योग्यता का आंकलन करते हुए स्वयं का मूल्यांकन और सामने वाले के मूल्यांकन अगर मैच हो तो ही उभय तृप्ति है, तो ही ये पूरकता विधि काम कर रही है। और फिर जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि क्या ये हर जगह पर कार्य करेगा, तो उसको आपने एक्सप्लेन करते बताया कि बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेना या अध्ययन करना, इसमें हमारा खुद का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पर अगर अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं तो वहां पर वातावरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए सबकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर परस्परता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, सभी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। कोई और बात किन्हीं का? बढ़िया। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जो योग्यता के अलग अलग पैरामीटर्स कहा था उसके आकलन को कैसे करते हैं उस पर थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूँ, जो समय है अपने पास उस पर। जी अदिति दी। हेलो। जी नमस्ते।
नमस्ते। मैं क्षमता और पात्रता में फ़र्क नहीं कर पा रही हूँ। मतलब क्रम मुझे मेरे लिए समझ आ रहा है कि समझना, फिर जीना और वो आ रहा है कि नहीं, तो लेकिन वो तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब तब तक अगर बाहर किसी से बात करनी है तो मुझे किस चीज़ पे ध्यान रखना है, वो मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। मतलब मैं पात्रता को ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ कि उससे मैं कैसे देखूँ। पात्रता का मतलब है किसी व्यक्ति की अभी ग्रहण करने की क्या क्षमता है, अगर उसको हम सहयोग करना चाहते हैं तो। सहयोग करना, अगर हम किसी को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहते हैं तो पात्रता पहचानने का मतलब है कि किस चीज को अभी वो ग्रहण कर सकता है। तो क्लास 5 का अगर बच्चा है तो क्लास 6 की बातों को ग्रहण करने की उसकी अभी पात्रता है। क्लास 10th की बातों को ग्रहण करने की उसकी पात्रता नहीं है अभी। जिसने अभी जीवन विद्या का कोई शिविर नहीं किया है, सामान्य रूप से उसको परिचय शिविर को ग्रहण करने की तो पात्रता है। मानव व्यवहार दर्शन या कर्म दर्शन को ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी। सामान्य ढंग से मैं कह रहा हूं, अपवाद होंगे जिनकी हो भी जाए, बट नहीं होगा। उसका एक क्रम है, उस क्रम से हम चलते हैं तो धीरे धीरे आगे वाली भी पात्रता भी हमारी बन जाती है। तो पात्रता का मतलब है किसको ग्रहण करने की, किस बात को समझने की, सीखने की अभी हमारी पात्रता है, अभी हम ग्रहण कर सकते हैं। और क्षमता तो कह रहे हैं उस पूरी जगह को कि आदमी पीएचडी कर सकता है, तो ये क्षमता हर आदमी की है। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। क्लास 6 में वो खड़ा है, ये उसकी योग्यता है। क्लास 6 में खड़े बच्चे की क्लास 7th की पात्रता है। जिस दिन वो उस पात्रता पे काम करता है तो धीरे धीरे वो उसकी योग्यता बन जाती है। और क्लास 7th अगर उसकी योग्यता बन गई तो उसका क्लास 8 का पात्रता अपने आप बन जाता है। ऐसा योग्यता और पात्रता का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जो पूरी क्षमता है उसकी वहां तक योग्यता न पहुंच जाए। तो क्षमता और योग्यता बराबर होने की जगह तक ये योग्यता और पात्रता का साइकिल चलता रहता है। इतना ही बात कह रहा हूँ दीदी मैं। भैया जैसे क्लास 5 6 का उदाहरण है या मैथमेटिक्स का है, वो क्लियर हो पाता है। पर जैसे मैं अपने बेटे से बात करती हूँ तो मैं कई बार चुप रहती हूँ उसकी चीज़ें सुन के, और मैं देख रही हूँ वो परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से। तो इस जगह मैं उसकी पात्रता को कैसे ध्यान में रख के उसे सलाह दे पाऊँ, वहाँ मैं आपको आपको क्रम पता होना चाहिए, बच्चा अभी कहाँ खड़ा है। आपने परेशानी तो देखी, लेकिन ये हम्म फिर से आप देखिएगा क्या कर रहे हैं, तो इनकम्पिटेंस देख रहे हैं। हम्म 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 कॉम्पिटेंस पहचानना होता है कि कॉम्पिटेंस क्या है, और हम्म फिर हमको क्रम पता होना चाहिए कि इस कॉम्पिटेंस में खड़े हुए व्यक्ति का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है जिस कॉम्पिटेंस को वो डेवलप कर सके। ये क्रम पहचानने का अगर काम हमने कर रखा है तो हम उस बच्चे के लिए वो पात्रता पहचान के उस पर काम कर सकते हैं। अगर वो क्रम का हम ही को नहीं पता है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो ये क्रम जो खुद के लिए वही दूसरे के लिए भी। लगभग दीदी, लगभग। एक जनरल क्रम है अस्तित्व में किसी के भी आगे बढ़ने का, जिसको जागृति क्रम कहते हैं। और जागृति क्रम एक सघन क्रम है जिसमें हर कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जितना हमने अपना अध्ययन ठीक से किया है उतना हमको वो जागृति क्रम ठीक ठीक पकड़ में आता है। जितना हमने अस्तित्व की वास्तविकता पर ध्यान देने का काम किया है उतना हमको वो जागृति क्रम ठीक ठीक पकड़ में आता है। तो उसमें अगला वो क्रम पता होना चाहिए, और फिर अगला कहाँ खड़ा है वो कैपेबिलिटी देखनी होती है। हम इन कैपेबिलिटी देखने को ही हर बार आकलन मानते हैं और उसी में फंस के रह जाते हैं। होना ये होता है कि कैपेबिलिटी देखनी होती है और उसके नेक्स्ट स्टेप के रूप में पात्रता पहचाननी होती है। तो जैसे ही उस पात्रता को पहचानेंगे और उस पर बच्चा काम करेगा, उसकी इनकेपेबिलिटी एक स्टेप कम हो जाएगी। ये बात पकड़ में आती?
जी भैया, समझ पा रही हूँ अभी मैं। अभी तो मुझे फिर शुक्रिया। घूम फिर के आता है, खुद पे काम करना है बहुत सारा। वही देखिए, मुद्दा जब खुद पे काम करने का कर रहे हैं तो मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि मुद्दा ये नहीं है कि हम गलत हैं और हमको ठीक होना है। मुद्दा ये है कि जिस परिस्थिति में जीना चाहते हैं उसके हिसाब से वो कंपिटेंस तो चाहिए। तो अगर जी दूसरे जी को जी। सहयोग करने वाला काम करना चाहते हैं तो जिन जिन को हम सहयोग करना चाहते हैं वो सबके लायक कंपिटेंस हमको होने की जरूरत है। तो ये जी बात जी, तो सही है ये कि ज्यादा दूसरे को बिल्कुल। सहयोग करना चाहते हैं तो हाथ तो अपने ही आएगा कि हम क्या करें कि सहयोग हो सके। अगर दूसरे, और ये सौभाग्य भी है कि अपने हाथ में है तो हम कर सकते हैं। अगर अगले के हाथ में होता तो उसका मुंह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। बढ़िया भैया, अभी बढ़िया हो गया। अभी ये वाला थोड़ा बैठ गया अपने अंदर। जी। ठीक है दीदी। थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया। तो कोई और प्रश्न तो नहीं किन्हीं का? जी नहीं भैया, कोई हैंड रेस नहीं है अभी। बढ़िया। तो हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। हम योग्यता वाले पर थोड़ी बात कर देते हैं। समझ की जगह पर योग्यता का मतलब है ये जो अस्तित्व की वास्तविकताओं के रूप में हम लोग बात करते रहते हैं। अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना, प्रकृति का व्यवस्था पूर्वक होना, इन चारों अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म की स्थिरता और निश्चितता की बात। उसमें भी जब मानव के धर्म को फैलाते हैं तो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना भी सुख समृद्धि चाहता है, हमारा भी सुख समृद्धि चाहता है। और गलतियां जो भी होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। इसी तरह से मानव जो है वो जीवन और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है। और इस सहअस्तित्व में भी जीवन की मुख्य रूप से वरीयता है, प्रधानता है। और जीवन में भी सही वाला एक हिस्सा, एक भाग तो है ही, सारा गलती और अपराध जीवन से होने के बावजूद भी। और वो सारा गलती और अपराध समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में, अपनी किसी सही मानवीय जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में है। तो जेन्युइन नीड इन जेन्युइन स्ट्रेटजी, ये बात हमको सच्चाई के रूप में दिखती रहे और इसके प्रति मेरा अवेयरनेस बना रहे, होश बना रहे, सजगता बनी रहे। ये समझ के स्तर पर आकलन है कि हम कितना इस काम को कर पा रहे हैं। और अगले का करेंगे तो अगला कितना इस काम को कर पा रहा है। अभी अपने पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि दूसरे का ये सब हिसाब लगाने जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जब तक अपना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं दूसरे का करना मुश्किल है। तो समझ की जगह पर आकलन का ये मतलब है। भाव की जगह पर आकलन का मतलब है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता और ऐसा सब बढ़ाते जाइए प्रेम तक। मैं ये चार को बहुत प्राइम मानता हूँ, विश्वास, सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता को। पर आप पूरे लेना चाहें तो पूरे ले लीजिए। इसमें हमारी स्थिरता कितनी देर तक बनी रहती है और कितनी देर तक जाने अनजाने अविश्वास, अपमान, विरोध ये आ जाता है। हम सामान्य रूप से अपने शिविरों में आजकल इसके इंडिकेटर्स पर बात करते रहते हैं कि विश्वास होने का इंडिकेटर क्या है, सम्मान होने का इंडिकेटर क्या है, स्नेह होने का इंडिकेटर क्या है। आज उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सुनना हो तो पिछली किसी रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। अभी जो कानपुर वाले अभ्यास की रिकॉर्डिंग अपलोड हुई होगी उसमें भी वो होगा, शायद सार सत्र वाले या किसी ग्रुप में वो सर्कुलेट हो गया होगा। अभी समाधानात्मक भौतिकवाद के समय जो अभ्यास का सेशन किए थे उसमें भी आपको उसके कुछ इंडिकेटर मिल जाएंगे।
अभी जो भोपाल में सेशन कर रहे हैं इसकी ऑडियो भी 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो भाव की जगह से वो इन इंडिकेटर्स के आधार पर देखना होता है कि वो भाव हमारे में कितना बना रहता है, कितना नहीं बना रहता है। और इंडिकेटर का महत्व ये है कि वो हमको पहचानने में मदद कर देता है कि भाव है कि नहीं है तो कितना ठीक है या कितना मिश्रित है, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, और कहीं ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है उसमें। ये पहचानने में मदद मिल जाती है। इसी तरह से विचार में समाधान का मतलब होता है परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम भाव को ठीक बनाए रखते हुए अपनी जरूरत और सामने वाले की जरूरत दोनों को पूरा करने के उपायों को सोचने का काम करते हैं, ना कि दूसरे को पार्टी मान करके अपनी जरूरत को सोचते हैं और दूसरे का नहीं सोचते। तो समाधान के विचार का मतलब है भाव के ठीक रहते हुए अपनी जरूरत और दूसरे की जरूरत दोनों को पूरा करने के उपायों को ऑप्टिमाइज करने पर सोच पाना। और समस्या का मतलब है अपनी पीड़ा के कारण के रूप में दूसरे को पहचान लेना। समस्या का रोने गाने का मतलब है बाहर अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी अपने को छोड़ करके बाकी सबको जिम्मेदार ठहरा देना। समस्या का मतलब है अपने लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर लेना कि मैं तो ठीक ही करना चाहता हूँ लेकिन इन मूर्खों के बीच में फंस गया हूँ तो क्या कर सकता हूँ, हम ही को भुगतना पड़ रहा है। और उसमें हम अपने को छोड़ करके बाकी सब से शुरू करके भगवान तक को दोषी ठहरा देते हैं कि इनको भी हमारे साथ ही मजाक करना सूझता है, और ये कठिन परिस्थिति की परीक्षा हमारी ही लेते रहते हैं। तो समस्याओं के इस रोने गाने में अगर ध्यान चल रहा है तो समस्या है, समाधान नहीं है। समाधान का मतलब है भाव को ठीक रखते हुए अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को पूरा करने के उपाय पर सोचना। और उस उपाय को सुनिश्चित करने में भी हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसको, हमारा क्या रोल क्या भूमिका हो सकता है, उसको पहचान पाना। यहां तक हम देख पाते हैं तो समाधान है। तो अब हम सिर्फ समस्या ही नहीं देखते हैं बाहर की, बल्कि समस्या के ठीक होने के उपाय को भी देखते हैं, और उस उपाय को शुरू करने का इनिशिएट करने का काम मैं कैसे कर सकता हूं उसको भी देखता हूं। समाधान का तीसरा जगह ये भी है कि अगर हमको कोई पीड़ा हो रही है तो उसके कारण के रूप में दूसरे को पहचानने के बदले अपनी कौन सी जरूरत नहीं पूरी हो रही है उसको हम कारण के रूप में पहचानते हैं। हमारी समझ में क्या कमी है या मान्यता की जगह से क्या हमने मान लिया है जिसके कारण अभी हमको पीड़ा हो रही है, उसको पहचानने का काम करते हैं और उसके ठीक करने के उपाय पर सोचते हैं। तो जैसे ही हमको दिखता है कि हमारी पीड़ा का कारण दूसरा कोई नहीं है, सुबह के मॉर्निंग सेशन में भी चौथे स्टेप में इस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हमको ये दिखने लगता है कि हमारी पीड़ा का मूल कारण तो हमारी समझ में कमी, मान्यता का होना या अपनी जरूरतों के पूरा होने के और बेहतर उपायों का नहीं पता होना यही कारण है, तो फिर हमारा शिकायत दूसरे से खत्म होने का काम हो जाता है। तो विचार में समाधान का जगह ये है। व्यवहार में न्याय का जगह है कि संबंध में जो भी हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है, जो भी हमारी जिम्मेदारी और भूमिका होती है, सेवा के रूप में, सुविधा के रूप में, कुछ करने के रूप में, उसको स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ करने का काम हम करते हैं कि वहाँ हम टाल मटोल करते रहते हैं, बोझ पहचानते हैं, अगला 4 बार धक्का देता है तब उठ के कुछ कर देते हैं,
ये पहचाना जा सकता है व्यवहार की योग्यता को। आहार विहार की योग्यता को या सुविधा के उपयोग सदुपयोग की योग्यता को शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके और समाज गति में भागीदारी को ध्यान में रख के पहचाना जा सकता है। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये मान के कि आपको डिटेल पता ही है। इसी तरह से सुविधा के उत्पादन की जगह पर प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के कितना हम कर रहे हैं, जिससे हमारी भी समृद्धि हो सके और प्रकृति भी इनरिच हो सके, बेहतर हो सके, समृद्ध हो सके। और कहाँ कहाँ हम प्रकृति के नियमों का वायलेट करने का काम कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है। ये आकलन का जगह है उत्पादन की जगह से। और बारीकी से देखेंगे ना तो सुविधा का उपयोग सदुपयोग का काम अगर हम ठीक से करते हैं तभी प्राकृतिक नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करके जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगर शरीर स्वास्थ्य और समाज में भागीदारी को ध्यान में रख करके हम सुविधा की जरूरतों को पहचानने का काम नहीं कर रहे हैं, वहां हम भोग बहुभोग अतिभोग को आधार बना लिए हैं, तब तो नियम तो छोड़िए, नियम को तोड़ करके भी, प्रकृति के नियमों को तोड़ करके भी उन जरूरतों के पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। तो सुविधा का उपयोग सदुपयोग का मानसिकता हो सके कि शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में हम उसको प्रयोग कर सके, परिवार और समाज की आवश्यकता के लिए हम उसको उपलब्ध करा सके। इस मानसिकता और प्रवृत्ति से जब हम जीते हैं तो उत्पादन से उसके पूरा होने की संभावना भी दिखती। इसी तरह से व्यवस्था में भागीदारी के काम को परिवार व्यवस्था या समाज की जगह से देखेंगे तो ग्राम व्यवस्था से शुरू करके विश्व परिवार व्यवस्था तक शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय में हर आदमी को अनुकूल अवसर, वातावरण, संरक्षण, प्रोत्साहन, अवसर मिल जाए, ऐसी मानवीय व्यवस्था को बनाने की जगह से जहाँ बना हुआ है जितने अंशों में उसको बचाए रखने और चलाए रखने की जगह की दृष्टि से हमारा सिंसियरिटी, हमारा कमिटमेंट, हमारा निष्ठा, हमारा तत्परता, हमारा भागीदारी कितना है, कितना वो हमको अपने काम की तरह लगता है और उसको करने का हमारा उत्साह होता है, ये पैरामीटर है आकलन का। इतने पर मैं एक बार रोक लेता हूँ। कोई भी अर्जेंट प्रश्न हो तो संक्षेप में हम 2 मिनट में उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, अन्यथा हम मीटिंग को पूरा मान सकते हैं। बढ़िया, कोई प्रश्न तो नहीं रिपल भैया किन्हीं का? बढ़िया, तो अगर कोई भी प्रश्न नहीं है इस पर। जी विनोद भैया का है। जी 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 विनोद भैया, माइक दिया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया प्रश्न नहीं है, लेकिन ये बात करनी है। बात ये है कि ये सब हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपने में उसको एक्सरसाइज अभ्यास भी कर रहे हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि करने के लिए बाहर से अंदर बहुत ज्यादा है। वो एक मेरा फीडबैक था, वो आपको बताना था। जी और भैया, भैया जी भैया अच्छे से काम भी हो रहा है। बहुत अच्छा। या, अपने सुख शांति संतोष आनंद की जगह से अंदर ही करने का काम सबसे ज्यादा है। जो समाज का लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, उसमें भी समाधान और समृद्धि की जगह से तो अपने में ही करने का काम ज्यादा है। अभय और सहअस्तित्व के सुनिश्चित होने में भागीदारी तो सबकी जरूरी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि समाज में अभय और सहअस्तित्व सुनिश्चित हो और अभी नहीं दिखता है, तो उसका रास्ता ढूंढने के अर्थ में
फिर से काम अपने हाथ में ही आता है कि जो परिस्थिति है उसमें कैसे रास्ता निकाला जाए, वो पहचानने का रोल अपने ऊपर ही आता है। और उसी को हम ठीक से कर पाते हैं तो सही अर्थों में समाज में अभय हो, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो, इसके इनिशिएटर हम बन पाते हैं। इसको शुरुआत करने वाले, उस चेन रिएक्शन को शुरू करने वाले, प्रोपगेट करने वाले बन पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है भैया जो आप कह रहे हैं। जी भैया, जी भैया, बढ़िया, बढ़िया भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमको दो कमेंट करना। एक तो मेरी तरफ से हमको जितना भी इस मीटिंग में करना था मैं अपनी तरफ से कर दिया हूँ। तो अगर अब आपके कोई और प्रश्न होंगे तो हम अगली मीटिंग में एक राउंड उसको पूरा कर देना चाहेंगे। और फिर एक बार के लिए मैं इस मीटिंग को अपनी तरफ से पूरा मानना चाहूँगा। अगर आपके सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो मैं इससे ब्रेक लेना चाहूँगा। आप लोग आपस में इसको कैसे कंटिन्यू करना चाहेंगे या नई जरूरत लगती, वो आप लोगों के डिसाइड करने का मुद्दा है, जिसको सोच सकते हैं। हमारा जो कमिटमेंट था वो मुझे लगता है कि एक राउंड पूरा हो रहा है, तो मैं रुक करके एक बार थोड़ा रिव्यू करना चाहता हूँ और कि कैसे चीज़ों को आगे सोचने के काम को करें। तो उस दृष्टि से आप लोग सोच लीजिएगा, नेक्स्ट मीटिंग में जो भी इस पर बात करनी होगी उसको कर लेंगे। और पहले आपके कोई प्रश्न होंगे अभी तक की चर्चा में तो उसको रिस्पॉन्ड करने का काम कर देंगे। बढ़िया। तो और कुछ नहीं है तो रिपल भैया सभी को अनम्यूट कर दे सकते हैं, नमस्ते कर लें हम लोग, टाइम भी हो गया है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को, भाई, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद भैया। भैया।